नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से विजय सरदाना जी के साथ चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं उस गंभीर समस्या की जो केजरीवाल जी के सर जी के सामने आ पड़ी है। आपका स्वागत है विजय जी। प्रणाम सर। ये बताएं कि कैसे जो है केजरीवाल जी को सरकार चलाने की इजाज़त देगी ये सरकार, केंद्र सरकार। पहले तो उनके जो सारे रास्ते थे वो बंद कर दिए। पहले तो उनके जो एक्साइज़ पॉलिसी के थ्रू लिकर वाले जो रास्ते थे वो बंद कर दिए। अब बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ राहत दी थी जिससे कि ट्रांसफ़र इंडस्ट्री में वो कुछ कर सकते, वो फिर अब ये ऑर्डिनेंस लाके कर दी। और जो सारे लोग कह रहे हैं हमारे लिबरल क्लास के कि ये तो एक तरह से पूरे की पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अनादर है, उसकी अवमानना है। सर, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, हमें ये समझना होगा कि दिल्ली सरकार का जो गठन हुआ था, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे वो क्या थे, और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स ये जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। अगर केजरीवाल साहब को ये लगता था कि अगर वो चुनाव जीत गए हैं, और जैसा उन्होंने विधानसभा में खुद कहा कि अब दिल्ली के राजा हम हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता थी कि इलेक्शन जीतने का मतलब ये होता है कि 100% फ्रीडम एंड नो रिस्ट्रिक्शन, मेरे ख्याल से जो लोग लोकतंत्र को नहीं समझते हैं वो इस तरह की बातें करेंगे। नहीं तो संवैधानिक मर्यादाएं या जिस तरह से राष्ट्र में या किसी भी राज्य में काम होता है, उसके जो भी प्रावधान होते हैं, अगर आप उसके हिसाब से चलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि जब से दिल्ली बना है केजरीवाल साहब उसके पहले मुख्यमंत्री बने हो। तो स्थिति आज ये है कि जो भी दिल्ली में हो रहा है, या बाकी जैसे शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, उनको तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई एलजीज के साथ। और केंद्र सरकार में उस समय भी बीजेपी की सरकार थी जब शीला दीक्षित दिल्ली में सीएम थी। बिल्कुल। और ब्यूरोक्रेट्स भी थे जो अपने एलजीज थे। तो कहने का मतलब है कि हर तरह की परिस्थितियों में दिल्ली की सरकार चली और बहुत अच्छी चली। कोई ये नहीं कह सकता कि शीला दीक्षित के टाइम पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई दिल्ली में नहीं कह सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये समझें कि मुझे कानून नहीं फॉलो करने हैं, मुझे अपनी मनमर्जी करनी है, और मैं जो संविधान द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा जो बनाए हुए नियम हैं, कानून हैं, मैं उनको फॉलो नहीं करूंगा, अपनी मनमर्जी चलाऊंगा, तो सब प्रॉब्लम तो होगी। क्योंकि मैं एज ए ब्यूरोक्रेट, या आपका अनुभव इस मामले में मेरे से ज्यादा है, आप एक रूल बुक से बंधे हुए हैं कि आपको ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। अगर कोई मंत्री आपको ये बोले कि नहीं संजय जी मैं कह रहा हूं ना आप कर दो क्योंकि मैं मंत्री हूं, आपका क्या जवाब होगा? आप तो यही कहेंगे कि सर रूल बुक परमिट नहीं करती है, और मैं अगर रूल बुक को वायलेशन करता हूं तो कल को मेरे ऊपर एलिगेशन आएगा कि मैंने किस हिसाब से रूल बुक तोड़ी। और उसका सबसे सिंपल आरोप तो यही लगेगा कि आपका अल्टीरियर मोटिव क्या था ये सब करने में। तो मैं किस बात की जवाबदेही दूंगा? और कल एज ए मंत्री आप कुर्सी पर रहोगे या नहीं रहोगे, फंसूंगा तो मैं। और आप तो ये कहने वाले नहीं हो कि हाँ जी मैंने संजय को बोला था कि आप ये सब गड़बड़ करो। तो प्रॉब्लम आज ये है कि जब हम संवैधानिक मर्यादाओं को लांघने की कोशिश करते हैं और रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, तो आज जो दिल्ली सरकार की स्थिति है वो होगी। एक तरफ करप्शन है, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन है, और तीसरी तरफ अब जो ऑर्डिनेंस आया है ये भी उसी का आउटकम है। जी सर। जो अब विशेष प्रावधान बनाए गए हैं क्योंकि आर्टिकल 239 है वो यूनियन टेरिटरीज को डिफाइन करता है और यूनियन टेरिटरीज में सारा अधिकार जो है वो होता है केंद्र सरकार के पास।
तो इनकी एक अलग से एक यूनियन टेरिटरी में इनको एक स्पेशल दर्जा दिया गया था। एक 239A बनाया गया था जब पौंडीचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी, और फिर 239AA बनाया गया था जब यहाँ पर बनाई गई थी लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में, और उसको अधिकार दिए गए थे एंट्री 1, 2 और 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट के अलावा। तो एंट्री 1 और 2 तो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है, और एंट्री 18 जो है वो लैंड से संबंधित है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो इस समय जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही कि साहब ये केंद्र ने गलत किया है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। लेकिन ये जो 239AA है, इसी में क्लॉज है 3B, वो मैं पढ़ देता हूँ आपको। वो क्लॉज 3B कहता है, नथिंग इन सब क्लॉज ए, सब क्लॉज ए जिसमें ये 1, 2 और 18 का जो है वो सेडेंटरीज का लिखा हुआ है, उसके साथ में लिखा है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर अ यूनियन टेरिटरी और एनी पार्ट देयर ऑफ। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? डॉक्यूमेंट आया और जो लिखा हुआ है, इस बात में हमें बहुत क्लियरली समझना होगा कि नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इसीलिए बार बार एक यूनिकनेस की बात की गई। इवन जो पौंडीचेरी था वहां पे भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पावर्स अलग हैं। दिल्ली एक यूनिक मॉडल था बीइंग ए नेशनल कैपिटल, और इसीलिए ये बहुत क्लियरली कहा गया है, इवन जो ऑर्डिनेंस भी इशू है उसमें भी ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव कर्टेल्ड पावर। इट विल नॉट बी लाइक इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि अगर राज्य सरकार के मंत्रियों के पास पावर नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे। जब 239AA में जब दिल्ली सरकार बनाई गई और बीइंग ए नेशनल कैपिटल, तो ये बात बहुत क्लियर थी कि इट विल नॉट बी ए नॉर्मल स्टेट असेंबली, इट विल बी विद कर्टेल्ड पावर। क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या नेशनल कैपिटल की कि आप स्टेट गवर्नमेंट के हवाले नहीं कर सकते, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे बाकी इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं और बाकी पॉलिसी मैटर्स हैं। तो ये बातें बहुत क्लियरली डिफाइंड थी जब दिल्ली बना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, और जिसे कहते हैं पावर ग्रैबिंग का जो माइंडसेट है दिल्ली सीएम का कि आपने मुझे कर्टेल्ड पावर दी, लेकिन क्योंकि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं और एक इलेक्टेड स्टेट असेंबली का सीएम हूं, तो मेरी पावर वही होनी चाहिए जो बाकी स्टेट्स की। ये जो माइंडसेट रहा, क्योंकि इन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया इस बात को कि दिल्ली असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव ए कर्टेल्ड पावर। ये जो डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन चल रहा है और जिसकी आपने चर्चा करी, ये सारा झगड़ा उसी बात को लेके कि क्या आप नॉर्मल स्टेट असेंबली हैं या स्टेट असेंबली विद कर्टेल्ड पावर है। अगर आप इस बात को मानते हैं कि सुप्रीमेसी विल बी ऑफ पार्लियामेंट और कहीं पे भी डिस्प्यूट है तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और द सेंट्रल कैबिनेट विल हैव द अपर से, क्योंकि दिल्ली इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय प्रेसिडेंट। आप असेंबली हैं विद कर्टेल्ड पावर, तो इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्सेप्ट आया था अमेंडमेंट में भी, वो उसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए था। जब बार बार केजरीवाल ने ये कोशिश करी, इस बात को इग्नोर किया कि भाई हम कर्टेल्ड पावर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, तो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बदलने पड़े, और जो ऑर्डिनेंस है वो भी उसी प्रक्रिया में है कि हम क्यों ना इनको एक बार बता दें कि भाई आप नॉर्मल स्टेट असेंबली नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो झगड़ा वहां आके आता है कि कौन किसके ऊपर सुपरसीड कर रहा है। जी, और ये जिस प्रकार से बनाया गया है लॉ, तो ये तो निश्चित रूप से जो आर्टिकल 239AA का प्रोविजन मैंने अभी पढ़ा, उसके अंतर्गत
कोई भी कानून बनाने का पूरा हक है, और इस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो लॉ बनाया गया है उसी के अंतर्गत दिल्ली सरकार चलती है, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। और ये शायद 1992 या 1993 का एक्ट है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। 91 91 का, हाँ 91 का एक्ट है। तो उसके अंतर्गत ही ये चलती है, और उसमें सरकार ने परिवर्तन कर दिया। एंट्री 41 जो सर्विसेज है उसके अधिकार अपने पास ले लिए। तो अब इसमें इनको ये सब कहने की क्या ज़रूरत है कि फेडरलिज्म समाप्त हो गया। फेडरल एंटिटी है ही नहीं। मैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ये फेडरलिज्म का है, तो यूनियन टेरिटरी इज़ नॉट अ फेडरल एंटिटी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ही सिरे से गलत है। तो यदि उसको करेक्ट कर दिया गया तो ये तो पावर है संविधान में दी हुई, इस पे हाय तौबा क्यों मचा रहे? सर यही पे बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्ग्यूमेंट लिया, वो ये कहा कि क्योंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पीपल जो डेमोक्रेसी का, सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे वेटेज दिया अपने आर्ग्यूमेंट में, वो इस बात को दिया कि भाई ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर नहीं होगी तो वो काम कैसे करेंगे। इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट का पूरा इंटरप्रिटेशन है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसको हम नॉर्मल वे में माने कि हाँ ये बात सही है, लेकिन इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ये था कि जो आपकी बेसिक फैसिलिटीज हैं आप उनको काम करेंगे, लेकिन विद ए गुड हार्मोनी विद यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि बात बहुत सिंपल है यहाँ पे ये है कि ये जो दिल्ली स्टेट है, दिस इज नॉट लाइक एनी अदर स्टेट। यहाँ पे प्रेसिडेंट भी रह रहे हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट भी है, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, यहाँ पे बाकी भी लोग हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या कैबिनेट या दिल्ली सरकार ये डिसाइड करेगी कि भारत में जितनी भी डेवलपमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, उन सबको चलाने का काम क्या दिल्ली सरकार करेगी? राष्ट्रपति भवन में क्या होना है, क्या ये दिल्ली सरकार तय करेगी? पीएम हाउस में क्या होना है, क्या ये दिल्ली सरकार तय करेगी? कहने का मतलब ये है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि चलिए दिल्ली में जो बेसिक यूटिलिटीज जिसको हम बोल सकते हैं, कि ये काम दिल्ली सरकार कर ले, कोई एतराज नहीं। लेकिन जब आप उस मर्यादा को नहीं मान रहे तो डाउट तब खड़ा होता है, झगड़े तब खड़े होते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि शीला दीक्षित ने भी सरकार चलाई थी, तब तो हमने कभी झगड़े नहीं सुने। वहां पे ब्यूरोक्रेट्स पहले भी एलजी रहे हैं, तब भी हमने झगड़े नहीं सुने। कभी इस बात को लेके कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि भाई वी आर सुपीरियर एंड एलजी इज इंफीरियर, क्योंकि वहां पे उस मर्यादा का रिस्पेक्ट किया गया। अब जब नहीं हो रहा है तो झगड़े तो होंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए था अपने आर्ग्यूमेंट में, लेकिन सिर्फ ये कहना क्योंकि बिकॉज इट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड दे शुड हैव ए से, बिल्कुल सही है कि नहीं तो मंत्री काम कैसे करेंगे। लेकिन देयर शुड बी राइडर कि दिल्ली सरकार जरूर काम करे, लेकिन इन कंसल्टेशन विद एलजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि आपस में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना। अब ये जो नई अथॉरिटी बनाई है, जरा इसकी फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कैसे चलेगी? कि सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बना दी है जो कि एलजी को अपने रिकमेंडेशंस देगी। उसमें ये भी लिखा है कि इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट एलजी की व्यू जो है वो प्रिवेल करेगी। उसमें एलजी का जो कि एलजी कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन वाला जो था, उसमें एक और क्लैरिफाई कर दिया है कि एलजी विल एक्ट इन हिज सोल डिस्क्रिप्शन। सोल डिस्क्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने कहा था कि एलजी विल बी एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, क्या उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया है? इन सबको आप कैसे देखते हैं? अगर हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट का एक पहले जजमेंट था, मेरे ख्याल से 2013 का, जिसमें टीएसआर सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
जिस समय ये कहा गया था कि ब्यूरोक्रेट्स का फिक्स टेन्योर होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी में कोई अगर मंत्री की बात नहीं मानता तो उनको शंटिंग आउट कर दिया जाता है, तो इससे ना तो डिपार्टमेंट का भला होता है, ना सिस्टम सुधरता है, और अननेसेसरी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि वो फेयर और अनफेयर डिमांड के आगे सरेंडर करें। तो उसको इंसुलेट करने के लिए ये कहा गया था कि जिस तरह से सीबीआई में डायरेक्टर की पोजीशन है या सीवीसी की पोजीशन है, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाई गई और उससे उनको इंसुलेट किया गया, तो स्टेट लेवल पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए। और इसीलिए जो उस जजमेंट में ये कहा गया था, देयर विल बी सिविल सर्विसेज बोर्ड इन एवरी स्टेट, और उस सिविल सर्विसेज बोर्ड के ऊपर हर स्टेट ने नोटिफिकेशन लागू किया। जो केंद्र सरकार ने, डीओपीटी मंत्रालय ने जो उस समय नोटिफिकेशन इश्यू किए थे, उसको उन्होंने माना। उसमें यह था कि भाई चीफ सेक्रेटरी, कोई भी अगर मंत्री को, अपने अधिकारी को बदलना है, तो अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है कि मुझे ये अधिकारी नहीं चाहिए, और अगर वो अधिकारी से इमीडिएट छुटकारा पाना चाहते हैं या जो भी गाइडलाइन है, एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनेगा जिसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करेंगे। फाइनेंस कमिश्नर या डिप्टी मतलब कि असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी जो नंबर 2 होगा स्टेट में, वो उनके मेंबर होंगे, और सेक्रेटरी सर्विसेज उसके चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी है उसमें मेरे विचार से। नहीं, उसमें ऑप्शंस है सर। चीफ सेक्रेटरी, नंबर 2 ओब्लिक फाइनेंस सेक्रेटरी, ओब्लिक डायरेक्टर, ओब्लिक कई चीजें हैं उसमें, मतलब जो भी सीनियर मोस्ट होगा उनमें वो मेंबर होगा, प्लस सेक्रेटरी सर्विसेज। ये 3 लोगों की कमेटी थी, वो उसको इवेल्युएट करेंगे। एक मिनट मैं इसको पढ़ देता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है जी। The authority referred to in subsection 1 shall consist of the following members, namely the chief minister, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल। ये अभी वाला नोटिफिकेशन, मैं पहले की बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन। अच्छा, वो सिविल सर्विसेज बोर्ड, सिविल सर्विसेज बोर्ड को लेके। हालांकि वो फॉलो कहीं भी नहीं होता है। राजस्थान में तो मैंने कभी उसको फंक्शन करते नहीं देखा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जरूरी क्यों था सर। तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। मैंने अपने ब्लॉग में, अपने इस यूट्यूब चैनल पे उसकी डिटेल व्याख्या करी है, अगर दर्शक देखना चाहें तो बकायदा कि किसमें क्या प्रोविजंस थे। मेरा ये कहना है उसके अंदर कि उसमें सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया गया, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये झगड़ा कहां शुरू हुआ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार के फेवर में जजमेंट आया, 2 घंटे के भीतर दिल्ली सरकार ने सेक्रेटरी सर्विसेज की पोस्ट ट्रांसफर कर दी। दूसरी जगह पे ये कहा कि दूसरे सेक्रेटरीज को, विजिलेंस सेक्रेटरीज को हटाया जाए। फिर अभी खबर ये है कि साहब इवन चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाए, और उसके मंत्रियों ने ऑर्डर पास कर दिए। सवाल अब ये उठ गया कि जब एलजी ने उसको मना कर दिया, होम मंत्रालय ने उस पर साइन करने से मना कर दिया, जो भी दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने डिसीजन लिया, तो मुद्दा ये हुआ कि प्रोसीजर क्या था। यहां पे वो बात आ रही है जो मैं पहले आपको बता रहा था, सिविल सर्विसेज बोर्ड, कि मान लीजिए आपको सेक्रेटरी सर्विसेज को हटाना है मिस्टर मोरे को, तो क्या मंत्री ने सिविल सर्विसेज बोर्ड को ये कहा कि ये मंत्री ठीक नहीं है, मुझे बदल दो, ये जो सेक्रेटरी है ये बदल दो? क्या ये प्रोसीजर फॉलो किया गया? अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, जो इस देश का नोटिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बना है और दिल्ली सरकार ने उसको माना है, वो भी कॉपी मेरे पास है, आज नहीं है क्योंकि मैं बाहर हूं दिल्ली से। तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने अपने ही नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं किया, तभी एलजी ने कहा कि रूल्स वर नॉट फॉलोड, हेंस आई एम नॉट साइनिंग। और उसको लेके ये दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब एलजी साहब आपका कंटेम्प्ट ऑफ, आपके ऑर्डर को मान नहीं रहे, दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन आया है, ये ऑर्डिनेंस आया है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो तेजी से बदले हैं, इसमें दोबारा गलती स्टेट गवर्नमेंट की है कि भाई आप लोग खुद का पास किया हुआ सिविल सर्विसेज बोर्ड के माध्यम से क्यों नहीं जाते हैं अधिकारियों को बदलने।
और सीधा बार-बार कोर्ट जा रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपना रिट दिखा दिया है कि भैया तुम कोर्ट में कूदते रहो, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड कि देश कैसे चलेगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये वही बताने का एक तरीका है। जी हाँ, तो अब ट्रांसफर इंडस्ट्री का क्या होगा? तो बहुत गड़बड़ हो गया। केजरीवाल जी ने जो भी हसीन सपने पाल रखे थे, वो तो गड़बड़ हो गए, उनके साथ तो खेला हो गया। अब क्या होगा? सर, खेला तो 2 लेवल पे होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जो ऑर्डिनेंस आया है, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम मेरा उस समय भी कमेंट ये था और आज भी अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो मैंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑनेस्ट ऑफिसर्स को कौन बचाएगा। अगर केजरीवाल साहब जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, आज भी अगर आप मेरा वीडियो देखें तो वो यही था, ऑर्डिनेंस का मेरा इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन यही था कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स को बचाने के लिए केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र में जो जो उनके सेंट्रल ऑफिसर्स हैं जो स्टेट में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों का अधिकार उनके ऊपर होगा, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर एक ऑफिसर करप्शन के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जिसमें सीएम इन्वॉल्व हैं या बाकी मंत्री इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले तो आप उन्हीं को हटाओगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो वही कर रहे हैं या उन्हीं के पास फाइलें हैं। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एक चेक्स एंड बैलेंसेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था अपने जजमेंट में, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन ली है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास अधिकारियों का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसमें जो राइडर होने चाहिए थे कि किस किस कंडीशन में नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट वहां साइलेंट रहा। और ये इस गैप का फायदा उठा के केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने तुरंत तबादले शुरू किए, जिसके कारण ये झगड़ा बढ़ा। तो मुझे लगता है अब ये क्योंकि केस वापस सुप्रीम कोर्ट चला गया और उससे पहले ऑर्डिनेंस आ गया है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है। या तो वो केजरीवाल को बोले कि भाई आप सिस्टम को वायलेट नहीं कर सकते, यू फॉलो, हमने कहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र में होगा, लेकिन आपने सिविल सर्विसेज बोर्ड को क्यों बाईपास किया। पहला सवाल तो ये है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं उसकी जरूरत नहीं थी, तो फिर सरकार को ये सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफिकेशन देना होगा कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था टीएसआर सुब्रमण्यम के केस में, वो गलत कैसे था। इंसुलेट आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप ही के ऑर्डर को मिसयूज करके पॉलिटिकल लीडरशिप अधिकारियों के ट्रांसफर और टेन्योर को खत्म कर रही है। इस बात को जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का। इसमें अब इंटरप्रिटेशन क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। अब ऊपर से आ गया ऑर्डिनेंस। क्या सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के प्रेसिडेंट द्वारा इश्यू ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड करेगी, ये दूसरा मुद्दा है। तो अगर ये दोनों चीजें करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होगा, वेदर सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर टू प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, अब ये तीसरा मुद्दा निकल के आएगा। तो मुझे लगता है कि अब ये इंटरेस्टिंग चीजें आ गई हैं, काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खड़े होंगे और मुझे लगता है इसके बाद एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि दिल्ली का गवर्नेंस कैसे होगा। आपको ये नहीं लगता कि इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार एक तरह से उनके सामने झुकने का काम किया है और उसके कारण सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार इनके कार्यों में, यानी कि मोदी जी की सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने का एक रवैया सा बना लिया है। और वैसे तो इसी सरकार को तो क्यों कहें, इस सरकार से हमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सरकार से हमें अपेक्षाएं थी कि वो थोड़ी सी दृढ़ता दिखाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरह से अनबिल्ड पावर है, किसी भी तरह के वो किसी तरह की सीमा में नहीं बंधे हुए हैं, असीमित उन्होंने अधिकार जो है वो अपने पास ले लिए हैं, उसको रोकने का काम करेगी। और उसके लिए यदि कहीं पर कॉन्फ्रंटेशन करना आवश्यक होगा तो ये करेगी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, आप याद करें, जो कॉलेजियम सिस्टम जब लिया था तो उस समय चुप रह गई नरसिम्हा राव की सरकार,
उसके बाद फिर इन्होंने जब इसको धीरे-धीरे एक्सपैंड करना शुरू किया, आप देखें इन्होंने अपने जुडिशियल ऑफिसर्स का अलग से पे कमीशन बना दिया। अब उसके जो पे कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, वो कोर्ट जो है वो जुडिशियल साइड पे उसको जो है वो अडॉप्ट करती है। ये तो वे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को जुडिशियल फंक्शन में तब्दील करके जो मिसयूज कर रही है सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का, उसको कभी किसी स्टेट ने चैलेंज नहीं किया। इस चीज को हो गए लगभग 30-40 साल, और उसका परिणाम ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि जैसे कि वो न केवल सुप्रीम जुडिशियल पावर है, अपितु देश की सुप्रीम पावर बन गई। आप यदि और भी इस पर याद करें तो किस तरह से बीसीसीआई का जो सारा कार्यक्रम हुआ था, वो बीसीसीआई चाहे कितनी ही कोई भी कर रही हो, वो बीसीसीआई एक कानून में रजिस्टर्ड थी। उस कानून को स्ट्राइक डाउन किए बिना अपनी तरफ से चला के और एक तरह से अपनी तरफ से कानून बना देना, उस समय मैंने कहा था कि यदि आप इसको नहीं रोकेंगे, यदि आप अभी सोच रहे हैं कि अरे ये तो बीसीसीआई है, जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही जो है वो एक दिन राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के ऊपर ये लागू कर देंगे। आपको यहीं पर स्टैंड लेना चाहिए। उन्होंने नहीं लिया और आज वही हो रहा है जो उस समय मैंने कहा था। और इस ऑर्डिनेंस जो ये आज लाए हैं, मैं तो ये पिछले साल 1.5 साल से कह रहा हूँ ये चीज कि भाई इसको लंबा क्यों चलने दे रहे हो, ऑर्डिनेंस ले आओ, तुम्हारी पावर है, दिल्ली सरकार तुम्हारी यूनियन टेरिटरी है। जो ये बार बार फेडरल फेडरल कह रहे हैं उसी को रिएटरेट कर दो कानून में कि भाई ये यूनियन टेरिटरी ही है और यूनियन टेरिटरी रहेगी, ये कौसाई स्टेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको कौसाई स्टेट ट्रीट कर रहा है बजाय यूनियन टेरिटरी ट्रीट करने के। एक और मैंने बात की थी जो आपसे इसके ऊपर संस्तुति चाहूंगा, रिकमेंडेशन आपका भी। एक बात मैंने ये कही थी कि भाई यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्लियर फर्क तब होगा जब आप यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड बॉस को चीफ मिनिस्टर के बजाय उसको कोई और डेजिग्नेशन दोगे। उसको जैसे स्कॉटलैंड है, उसका जो चीफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है सबसे बड़ा, उसको कहते हैं फर्स्ट मिनिस्टर, तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है उससे डिस्टिंग्विश हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी इसको मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि इसे फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाए, चीफ मिनिस्टर ना कहा जाए, और ऑर्डिनेंस में बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया जाए कि यह एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है, न कि ये कौसाई स्टेट है। इसलिए आर्टिकल 254 वाले जो फेडरेशन के जो सिद्धांत हैं वो यहाँ लागू नहीं होंगे। जी नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। सवाल अब वही आता है कि जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन हिंदुस्तान में बन गई है, आज पॉलिटिकल सिचुएशन ये बन गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है, या अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है कि विद इन पॉलिटिकल सिस्टम आज अगर कोई, जैसे फॉर टेक एग्जांपल कि स्ट्रिक्चर आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की सरकार को हम पूरा अधिकार दे रहे हैं, कोई भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये नहीं आया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है, कोई नहीं बोला। जब केंद्र सरकार ने आज ऑर्डिनेंस लाया है, क्योंकि अभी बाकी मुद्दे हैं, कर्नाटक का डेवलपमेंट चल रहा है, 2000 नोट की बात चल रही है और साथ ही साथ ये डेवलपमेंट आ गया। अब आप देखिएगा इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है अदर देन आम आदमी पार्टी। तो इवन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट टुगेदर और नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इसका फायदा, जिसे ये कहते हैं कि भाई दो आदमी लड़ रहे हैं, तीसरा फायदा उठा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है कि हम अगर इस समय कोई भी डिसीजन लेंगे तो जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ तो ऑपोजिशन हमारा साथ नहीं देगी, और अगर इस समय रूलिंग पार्टी अगर उसको ओवररूल भी करना चाहेगी, फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्डिनेंस की बात हुई है, अब ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाके इसको रेटिफाई करने के लिए आपके पास 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में हर आदमी अपनी पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से इस पे बहस करेगा। तो मुद्दे की प्रॉब्लम यह आ गई है कि हिंदुस्तान में जो राजनीति भी है वो प्रिंसिपल्ड नहीं रही है। वो इट इज लाइक कि हवा किस तरफ बह रही है हम वैसी बात करेंगे।
और उसका फायदा जो गैप क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स, उसका फायदा अगर सुप्रीम कोर्ट ये लेके कर रहा है कि भाई हमने डिसीजन दे दिया, अब आप जो चाहो कर लो, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज एट पार विद द लॉ, तो कहने का मतलब यह है कि अब दो लीगल बॉडीज बन गई हैं जो लॉ बना रही हैं इस देश में। और क्योंकि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट क्लैरिटी में नहीं है, हालांकि उनको बाद में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा कि दे विल रिमेन साइड लाइन, कि आप 10 साल बाद कहोगे जी ये गलत था, तो आज तक आप कहां सो रहे थे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा होता है कि सब पावर किसको अच्छी नहीं लगती, कौन आज की तारीख में सोशल मीडिया के जमाने में कौन नहीं चाहता कि उसका स्टेटमेंट वायरल हो। तो ये तो हर आदमी का एक और जहां तक बात है जजेस की, सब है तो इंसान ही, हम क्यों उनको मानते हैं कि वो भगवान है और उनमें ये इच्छा नहीं होगी कि वो अपना रोल एक्सपेंड करें और उसमें थोड़ा अपना ज्यादा दखल बढ़ाएं। अगर उससे उनको पावर मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है, उनका स्टेचर बनता है, हिस्ट्री में उनका नाम होता है, तो जो एक पॉलिटिशियन चाहता है वो जजेस भी चाहते हैं। दोनों को मतलब अल्टीमेटली जजेस भी कौन है सर? कल तक जो लॉयर थे वो आज जजेस हैं। जजेस तो आर प्लेइंग इंसान पॉलिटिक्स। सर मैं तो मानता ही नहीं कि हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई इंसान पॉलिटिक्स नहीं करता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर आर बायस्ड। हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि हम सबको बराबर सा देखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइकिंग डिसलाइकिंग तो ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या जजेस में लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है क्या? अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती तो कोलिजियम बनता ही नहीं। आप कंप्यूटर से लिस्ट निकाल के दे दो, रैंडम बना दीजिए, उसमें एक रैंडम नंबर आ जाएगा, उसको आप इलेक्ट कर लीजिए। तो भगवान कोई नहीं है हम में से, वीकनेसेस सब में है। हर आदमी उस हिसाब से जिसको जिधर फायदा मिलता है अपना फायदा उठाता है, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो कोई और हो। तो ये चल रहा है इस समय, एक पॉलिटिकल वैक्यूम है डिसीजन मेकिंग में जहां कंसेंसस नहीं है। क्योंकि वहां पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की बात का वजन बढ़ जाता है, और वो हो रहा है इस समय दिल्ली की स्थिति को देख के। जी हाँ, और वैसे तो टेक्निकली तो ऑर्डिनेंस को जैसे ही नया सेशन कन्वीन होगा उसके 6 हफ्ते के भीतर इनको करवाना पड़ेगा, विद इन 6 वीक्स ऑफ द कन्वीनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन। वो 6 महीने 6 हफ्ते जो है वो टेक्निकल होता है कि हाँ, अगर सेशन के तुरंत बाद आपने कर दिया तो 6 महीने सेशन बुलाने में और उसके 6 हफ्ते तक। लेकिन अगर सेशन मानसून सेशन आएगा ही अभी, तो मानसून सेशन में इनको 6 हफ्ते के भीतर करवाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समस्या है, क्योंकि ये हर तरह का राज्यसभा से पारित करवा लेते हैं। कई सारे जो हैं वो इनको साथ देते हैं, नवीन पटनायक इनका साथ देते हैं, और यदि विरोध होता है तो एब्सटेन करते हैं। कभी इनके विरोध में वोट नहीं दिया उन्होंने आज तक। इसी तरह से जो वाईआरएस की जो पार्टी है आपकी जगन मोहन रेड्डी की, वो भी कभी इनका विरोध नहीं करती। तो मुझे पारित करवाने में तो इनको कोई समस्या नहीं आई कि पारित तो ये सब कुछ करवा सकते हैं। और इसीलिए इनके लिए आरोप लगता है, कई बार ये बहाना बनाते हैं जब हिंदू मतों की बात आती है, जब हिंदू हितों की बात आती है, तब ये बहाना बना लेते हैं कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, नहीं तो जो चाहते हैं वो पारित करवा लेते हैं। इस समय तो स्थिति यही है इनकी। जी सर देखिए, ये बात तो सबको पता है कि जो भी पावर सरकार में होता है उसके पास इतनी पावर्स और इतने ऑप्शंस होते हैं कि वो जो चाहेगा काम करवा सकता है, अनलेस अदरवाइज इट इज हाईली कंट्रोवर्शियल और मॉरली और अदरवाइज अनएथिकल। उसको अगर आप छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कि आफ्टर ऑल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम क्या है। आफ्टर ऑल आपके जो इतने एमपीज एमएलएज बैठते हैं, और अगर आपका डायलॉग, वैसे केजरीवाल के पर कतरने में कांग्रेस भी पूरा साथ देगी। मैं वही आ रहा हूं, मैं वही उसी क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे पॉलिटिशियंस बियॉन्ड इमीडिएट गेन वो थोड़ा लंबा भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस को समझ नहीं है। प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस के पास तब आती है जब पब्लिक पोस्चरिंग लेना होता है। इस या समय फिर राहुल गांधी जैसा कोई लीडर उनका बन जाए जिसके बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है।
हाँ, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना सर कि कम से कम राहुल गांधी भी अपने लीडर से इतनी बात तो करेगा कि यार पॉलिटिकल हवा देख लो। फॉर एग्जांपल इस समय कर्नाटक में जो स्वेरिंग सेरेमनी हुई है सीएम की, उन्होंने केजरीवाल को बुलाया नहीं, चाहे वो यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन की बात करते रहे। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि यहाँ पे इतनी मेच्योरिटी तो है कि आपने हर एक को नहीं बुलाया ब्लाइंडली, बीआरएस को भी नहीं बुलाया। हाँ, तो इतना तो इनको समझ में आता है कि हमारे फायदे और नुकसान में क्या है। लेकिन अगर आज मोदी यहां होते इसमें, तो फिर वो एक अलग आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि नहीं नहीं हर हालत में अपोज करना ही करना है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी सेंस तो है कि आप उस आदमी को, और खासकर कांग्रेस को तो ये ज्यादा सीखना पड़ेगा कि आज जो केजरीवाल बना है वो कांग्रेस के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आप अगर उस समय जब इनकी 60 सीटें आई थी, और अगर ये इनको 60 नहीं 40 के आसपास जो सीटें आई थी, अगर इनको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं देती कांग्रेस, तो आज आम आदमी पार्टी उठती नहीं। उस समय इन्होंने मूर्खता, शॉर्ट साइटेडनेस, ये 29 सॉरी। तो मैं वही कह रहा हूं कि उस समय पास और कांग्रेस के पास 9 सीटें थी। तो अगर उस समय कांग्रेस मूर्खता नहीं करती, जस्ट एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट के कि हमको बीजेपी को बाहर रखना है, तो आपने अपना ही सबसे पहले पैर काटा। पहले आपका झगड़ा सिर्फ बीजेपी से था, आप आपस में लड़ते रहते, आपने तीसरे आदमी को चौधरी बना दिया, अब मरे आप। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन अब लीडरशिप में अगर सीखने की रफ्तार कम है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो इस स्थिति में मुझे लगता है आज की स्थिति में तो शायद कांग्रेस सपोर्ट करेगी दिल्ली में अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसका फायदा उन्हीं को मिलने वाला है। और यही कारण रहा, मुझे लगता है कि आने वाले जो राज्यसभा, जो राज्यों के चुनाव है, विधानसभा के जो चुनाव हैं, अभी तक जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, पहले तो ये उम्मीद थी कि ऑपोजिशन शायद यूनाइट हो, लेकिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस एनी अदर रीजनल पार्टी, तो 3 से 4 कैंडिडेट हर कुर्सी पे होंगे। अब ये कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना आज जो कर्नाटक का जो स्वेरिंग हुआ है, इससे 24 की रूपरेखा तो क्लियर हो गई। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब 2 को तो इन्होंने बुलाया ही नहीं। कुछ तो ऐसे हैं जो वैसे भी इसको, इनको अपने कैंप में नहीं मानते, जैसे जगन को नहीं मानते, और नवीन पटनायक जाते नहीं हैं ऐसे फंक्शंस में। ममता दी गई या नहीं गई है मैंने नहीं देखा। नहीं गई, वो भी उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ममता दी भी अलग चल रही है, अलग रास्ता उन्होंने निकाल लिया। तो कारण है ना संजय, देखिए उसका कारण बहुत सिंपल है। जितने ये छोटे छोटे दल अगर बड़े हुए हैं या ये एग्जिस्टेंस में आए हैं, ये सब कांग्रेस की कीमत पे ही बड़े हुए हैं, बीजेपी की कीमत पे बड़े नहीं हुए। ये कांग्रेस को ही तोड़ के, कांग्रेस का ही हक मार के बड़े हुए हैं, उन्हीं के वोटर्स को तोड़ के बड़े हुए हैं। तो जितना कांग्रेस इन रीजनल पार्टीज को सपोर्ट करेगी, उतना कांग्रेस अपने आप को वीक करेगी, ये बात हमको मानना पड़ेगा। अब कांग्रेस लीडरशिप को यह सोचना है कि क्या हमें रीजनल पार्टीज के साथ जाना है या इंडिपेंडेंट जाना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो मुझे दिख रहा है, बीजेपी एक पोल है, कांग्रेस दूसरा पोल है, रीजनल पार्टी तीसरा पोल है, और चौथा कोई नया एस्पिरेशनल केजरीवाल जैसा लीडर अगर आ जाएगा जिसको ऑल इंडिया पार्टी बनना है, नेशनल पार्टी बनना है, तो वो चौथा आदमी उस मैदान में कूदेगा। तो हर स्टेट में आपको अब कम से कम 4 कैंडिडेट हर पोस्ट पे दिखेंगे। मुझे वहां पे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो जाए, मुझे वो एंगल नहीं दिख रहा है। जी हाँ, आज के जो हुआ है उससे तो स्पष्ट ही है, और ममता जी ने तो कहा ही है कि साहब आप हमें सपोर्ट करें, और अधीर रंजन चौधरी ने तुरंत उठ के उसका खंडन कर दिया। तो ये स्पष्ट है कि ममता जी के साथ तो इनका अलायंस नहीं होने वाला है, और आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं होने वाला है। बाकी जगह कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कांग्रेस है वहाँ दूसरे दल नहीं है, जहाँ दूसरे दल है वहाँ कांग्रेस नहीं है, और जहाँ है कांग्रेस 2 नंबर पे, वहाँ वो आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए बीआरएस को उन्होंने बुलाया नहीं।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जो एक जिसको हम कहें कि हस्तक्षेप की जो प्रक्रिया चल रही है, उसको मुझे लगता है कि और भी दृढ़ता से भारत सरकार को उसका विरोध करना चाहिए। इनके पास जो अधिकार हैं उनको असर्ट करना चाहिए और स्थानों पर भी करना चाहिए। जैसे राज्यों के राज्य जो बात नहीं मानते हैं, जो संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उनके लिए भी इनके पास आर्टिकल 256 और आर्टिकल 365 में पावर्स हैं, उसका भी ये उपयोग नहीं करते हैं। तो इनको करना चाहिए। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और यहीं पर हम आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। एक बार फिर से सभी को याद दिला दें, द मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज, और अब केवल 9,500 सब्सक्राइबर बचे हैं। यानी अब हम 4 अंकों में आ चुके हैं। तो बस 2-3 दिन में पूरे हो सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।